कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल कमाई के शानदार मौके और कल बाजार पर राय। हमारे साथ आपकी कल की तैयारी कराने के लिए शो में शामिल हो रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान है आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। और पूरी रिसर्च टीम का भी परिचय करा दें। कुशल से हम जानेंगे कैसा रहा आज बाजार का हाल। आशीष हमें बताएंगे क्यों फोकस में है स्टील कंपनियां। वरुण से समझेंगे मार्च में किन किन सेक्टर्स में महंगाई की मार रही, और एस्कॉर्ट्स ओपन ऑफर पर खास रिसर्च। लेकिन सबसे पहले जरा बाजार में आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो अच्छी शुरुआत हुई आज बाजार की, लेकिन उसके बाद बाजार फिसल गए। निफ्टी करीब 70 अंक गिरकर 17,245 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 304 अंकों की गिरावट नजर आई और 57,684 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी गई। बैंक निफ्टी 36,147 के स्तर पर आज बंद हुआ। वहीं एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या डेटा आज सामने आ रहा है। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगातार दूसरे दिन खरीदारी की है। 481 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े एफआईआईज की तरफ से। वहीं डीआईआईज की तरफ से लगभग 294 करोड़ रुपए की बिकवाली के आंकड़े सामने आ रहे हैं। और एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं आज बाजार की शुरुआत तो अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद बाजार फिसल क्यों गए। भारतीय बाजारों में आज फिर से दिखा एक जबरदस्त एक्शन वाला दिन, और दुनिया भर के बाजारों से अच्छे जो संकेत जो थे उनके चलते ये तो तय था कि शुरुआत मजबूती के साथ होगी। यह भी तय था कि जिन दो बड़े लेवल को पार करने में बाजार हिचकिचा रहे थे उसके आसपास या उसके पार पहुंचेंगे। वो था 17,350 निफ्टी पर और 36,600 बैंक निफ्टी पर। और जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा दमदार शुरुआत भारतीय बाजारों ने की, सीधे इन दोनों लेवल के ऊपर खुलकर। खुलने के बाद और मजबूती दिखाई और लगभग 36,800 के नजदीक पहुंचते हुए दिखे हम बैंक निफ्टी पर, और निफ्टी पर 17,450 के आसपास। लेकिन उसके बाद जमकर मुनाफा वसूली हुई और एक बार तो बाजार गिरते गिरते 17,200 के आसपास तक भी पहुंचे, और आखिरी घंटे में थोड़ी रिकवरी के साथ हल्के नुकसान के साथ 70 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी पर और 200 अंकों के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी पर बंद हुए। लेकिन क्लोजिंग उतनी बुरी नहीं थी। 36,000 के ऊपर मेंटेन होने में कामयाब रहे हम बैंक निफ्टी पर भी, और निफ्टी में भी 17,200 के ऊपर की क्लोजिंग ठीक कही जाएगी। ब्रॉडर मार्केट में भी मिला जुला सा माहौल था, कुछ शेयर तेजी में तो कुछ शेयर मंदी में। आज बहुत ज़्यादा जोश सेकंड हाफ में नज़र नहीं आया और बहुत बेहतरीन रिकवरी दिखी भी नहीं। इसकी शायद एक वजह यह थी कि एफआईआईज की तरफ से मिले जुले आंकड़े आ रहे हैं। कच्चा तेल अब भी ऊपर की तरफ बना हुआ है। डाउ फ्यूचर्स हल्के 50-60 पॉइंट लाल निशान में, और नई खबरों का इंतजार है। जो बाइडेन साहब का दौरा अब यूरोप का शुरू हो रहा है, वहां से किस तरह के ट्रिगर्स मिलते हैं। तो इन सब के बीच में बाजार ने मिला जुला कारोबार दिखाया, तेजी भी मंदी भी, और हल्के नुकसान के साथ आज बंद होते दिखे वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले। और बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता है। कुशल, जरा बताएं आज के बाजार में एक्शन कहां पर था भरपूर। जी, तो मिडवीक सेशन के दिन बाजारों में आज हमें ऊपरी स्तरों से लगातार गिरावट ही देखने को मिली। कहीं ना कहीं एक रिवर्सल्स की जो उम्मीद थी फर्स्ट हाफ के बाद, वो आज नहीं हो पाई। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर जिस तरह का गेनर्स थे उसमें हिंडाल्को टॉप गेनर निकल कर आया, डॉक्टर रेड्डीज, डिविज लैब, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में तेज़ी रही। पर दूसरी तरफ जहाँ पर सबसे ज़्यादा दबाव रहा, जिस वजह से पूरा का पूरा बाजार में हमें लार्जली गिरावट देखने को मिली, उसमें एचडीएफसी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, भारती एयरटेल और सन फार्मा जैसे स्टॉक शुमार थे। गेनर्स में एल&टी फाइनेंस होल्डिंग 16% की दमदार तेज़ी यहाँ पर हुई। साथ ही सुवेन फार्मा, आईएफबी इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पे भी 8 से 11% की तेज़ी रही। गिरने वाले शेयरों में लक्ष्मी मशीन वर्क्स टॉप लूजर रहा, और साथ ही अन्य फर्टिलाइजर स्टॉक्स, चंबल फर्टिलाइजर समेत यहाँ पर दबाव आज हमें देखने को मिला। मेटल स्पेस में सेल, जिंदाल स्टील, साथ ही हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में तेज़ी रही। फार्मा स्पेस भी पीछे नहीं था, तो डिविज लैब और जितने भी फ्रंटलाइन काउंटर्स थे उसमें तेज़ी थी। पर साथ साथ स्ट्राइड्स फार्मा जो है
यहाँ पर टॉप गेनर निकल कर आया। ऑटो स्पेस की बात करें तो बजाज ऑटो, M&M, हीरो मोटो ये तमाम स्टॉक्स पर आज 1 से 1.5% की गिरावट थी। बैंकिंग स्टॉक्स भी लूज आउट करते हुए दिखे, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक करीब 2 से 2.5% गिरता हुआ दिखा। अंत में जी के हिट कॉल्स को देखेंगे तो ग्रेफाइट इंडिया कुणाल जी ने आपको रेकमेंड किया था, साथ ही इंडियन होटल्स पर सिद्धार्थ सिद्धानी साहब की जो राय है वो आज काफ़ी अच्छी रही और पूरा का पूरा होटल स्पेस आज शानदार रुझान में रहा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मिड वीक सेशन काफ़ी चौपी था आज के सत्र में, पर देखना होगा कि कल यानी कि वीकली एक्सपायरी के दिन किस तरह से बाजार जो है ट्रेड करते हुए दिखते हैं। आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी का रुख कर लेते। सिद्धार्थ, नेगेटिव क्लोजिंग बाजार की आज, लेकिन अभी फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी रखने की आप सलाह देंगे? साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कल के लिए कौन सी पिक आप लेकर आए हैं, शॉर्ट टर्म नजरिया अगर रखना हो किसी स्टॉक में, और मीडियम टर्म के लिए कौन सा व्यू? धन्यवाद स्वाति। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बाजार डेफिनेटली वोलेटाइल रहेंगे। बहुत सारे न्यूज फ्लोज है, ग्लोबल न्यूज फ्लोज है, जैसे यूएस के प्रेसिडेंट यूरोप के दौरे पे और बहुत सारे सैंक्शंस पे भी ऐलान हो सकते हैं। तो ये पूरा एक मिला जुला सा रुख रहेगा, वोलेटाइल रहेगा सेशन। जैसे आज हम देख रहे थे पॉजिटिव खुला और नेगेटिव बंद दिया, तो वैसे ही वोलेटाइल कंडीशंस रहेंगे बाजार में। ट्रेडर के लिए डेफिनेटली एक रेंज रहनी चाहिए 16,000 से 16,500। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूं कि मार्केट में एक वॉलेटिलिटी का माहौल रहेगा। लंबी अवधि के लिए ये सही मौका है, टुकड़ों में आप खरीद सकते हैं, ये सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी रह सकती है। कल के लिए अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो जी एंटरटेनमेंट एक कंपनी है जिसके ऊपर हमारी काफी स्ट्रेंथ है। हमें लगता है कि 256 का भी दाम है, स्टॉप लॉस रखना चाहिए 251 का और टारगेट रखना चाहिए 272 का। ये है कल के लिए एक रणनीति। और पोजिशनल तरीके से अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना हो तो मैं मानता हूं कंजम्पशन बेस्ड कंपनी को खरीदना चाहिए, और उनमें से एक है बजाज इलेक्ट्रिक। बजाज इलेक्ट्रिक अब हम सभी के किचन में और घरों में पाए जाते हैं, इनके कई सारे प्रोडक्ट्स, इस पे खरीदारी होनी चाहिए। अभी जो दाम चल रहे हैं वो 1060 के आसपास है, 1060। स्टॉप लॉस रखे आप 1042 का और टारगेट रखे 1105 का। मैं मानता हूं कि कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स में थोड़ा सा अच्छा रुझान रह सकता है पोजिशनल बेस में, तो बजाज इलेक्ट्रिक पे खरीदारी की जाए। बिल्कुल, तो इंट्राडे में जील में खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की, और पोजिशनल व्यू बजाज इलेक्ट्रिकल्स में रखने का सुझाव है सिद्धार्थ का। आगे बढ़ते हैं, फोकस में है स्टील कंपनी। आखिरकार वजह क्या है जो स्टील शेयर काफी ज्यादा यहां पर फोकस में है? असर किसका देखने को मिल रहा है? हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी। आशीष, बताइए। देखिए, स्टील स्टॉक्स में आज शानदार तेजी देखी गई। सुबह हमने खबर भी देखी कि यूएस ने जो यूके के ऊपर अतिरिक्त टैरिफ्स लगाए थे 2018 में, जो है स्टील के ऊपर 25%, एल्यूमिनियम पर करीब 15% जो ट्रंप की सरकार ने लगाए थे, अब उसे रोल बैक कर दिया गया। और अब यूके जो यूएस में एक्सपोर्ट करेगा स्टील करीब देखिए 5 लाख मीट्रिक टन, इसके ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी। इसका भी एक असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो इससे पहले यूएस में काफ़ी हद तक जो है चाइना डंपिंग करता था। बड़ा सवाल ये है कि जो चाइना की सप्लाई वो कहाँ जाएगी। लेकिन टाटा स्टील एक ऐसा स्टॉक है जो आपके रडार पर रहना चाहिए, क्योंकि यूके में इनकी प्रेजेंस काफ़ी सालों से और काफ़ी बढ़िया है। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो यूके की दिग्गज स्टील कंपनियों में से एक है। साथ में साथ अगर आप देखें तो और भी जो ब्रॉडर कंपनीज हैं इनके ऊपर भी एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। सुबह अपडेट देखकर हमने ये भी बताया कि सेल और जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों ने जो कीमतें हैं करीब 1250 से लेकर 1500 रुपये प्रति टन तक बढ़ाई हैं। और साथ में अगर आप देखें तो और भी सप्लाई साइड के जो इश्यूज़ हैं वो सामने आ रहे हैं। चाइना का प्रमुख स्टील उत्पादक शहर जो है टैंगशेंग, यहाँ पर देखें तो कोविड के केसेस लगातार बढ़ते गए हैं, तो थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस लगे। लॉकडाउन नहीं लगा है, लेकिन सप्लाई साइड इश्यूज़ बताए जा रहे हैं। यूक्रेन में जो एक दिग्गज प्लांट था वहाँ पर देखिए रूस के हमले के कारण वो प्लांट भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। वहाँ पर भी यूरोप को बड़ी सप्लाई जाती थी, तो सप्लाई साइड के जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी अब सपोर्ट कर रहे हैं कि स्टील की जो प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ती जाएंगी। और इसी के चलते हमने देखा कि आज सभी स्टील स्टॉक्स में जो है बढ़िया तेजी देखी गई। आइए अब आपको दिखाते हैं जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च। ये है एस्कॉर्ट से जुड़ी हुई। एस्कॉर्ट्स के ओपन ऑफर से कितना हो सकता है फायदा, ये रिसर्च लेकर आ रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे। वरुण, बताइए क्या कहती है आपकी रिसर्च? देखिए, एस्कॉर्ट्स का ओपन ऑफर 14 मार्च को खुला था और 28 मार्च को ये बंद होने वाला है। और इस ओपन ऑफर के जरिए कुबोटा जो है 3.74 करोड़ शेयर जो है उसको खरीदने वाला है। अगर आप एस्कॉर्ट्स की कुल शेयर होल्डिंग देखें तो उसमें करीब 13 करोड़ के आसपास के शेयर्स है। इसमें से प्रोमोटर्स के शेयर्स निकाल दें तो बचता है करीब 9 करोड़ के आसपास के शेयर्स। उसमें कुबोटा का भी शेयर निकाल दें
तो बचते हैं करीब 7 करोड़ के आसपास के शेयर, और इन 7 करोड़ शेयर्स में से कुबोटा को 3.74 करोड़ शेयर जो है वो खरीदने हैं। अब इन 7 करोड़ शेयर्स में से कुछ हिस्सा रिटेल का है और कुछ हिस्सा बड़े निवेशकों, म्यूचुअल फंड, एफआईआईएस का भी है, और माना जा रहा है कि एस्कॉर्ट्स के ओपन ऑफर में शायद बड़े निवेशक और एफआईआईएस जो है वो हिस्सा ना ले। अगर हम सेफली मान के चले कि कुछ लोग हिस्सा लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे, और ये मान के चले कि करीब 60% के आसपास के शेयर्स टेंडर होते हैं, तो 7 करोड़ में से 4.2 करोड़ शेयर्स टेंडर होंगे। अगर 4.2 करोड़ शेयर्स टेंडर हुए तो एक्सेप्टेंस रेशियो निकल के आता है 89% के आसपास का, और अगर 89% शेयर्स एक्सेप्ट होते हैं तो कुल मुनाफा होगा करीब 13,800 रुपये का। जो बचे कुछ 11% शेयर्स हैं उनको अगर आप मार्केट में बेचने जाएँ तो आपके लिए ब्रेक इवन प्राइस निकल के आता है 590 रुपये के आसपास का, और अगर 100% शेयर्स टेंडर हो गए तो आपको मुनाफा होगा करीब 15,000 रुपये के आसपास का। और इसके तहत अगर आप टैक्स को भी एडजस्ट कर देंगे तो अगले 1 महीने में आपको करीब 6% के आसपास के रिटर्न्स मिलेंगे। 1 महीने के इसके लिए, क्योंकि अप्रैल में आपके जो पैसे या शेयर्स है वो लौटेंगे, इसके लिए हम कह रहे हैं कि 1 महीने में आपको करीब 6% के आसपास के रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर सबसे कम एक्सेप्टेंस रेशियो रहा तो भी सबसे कम 53% के आसपास का एक्सेप्टेंस रेशियो रहेगा। अगर ऐसा होता है तो करीब 8,200 रुपये के आसपास की कमाई आपकी होगी, और फिर जो ब्रेक इवन होगा स्टॉक प्राइस का वो करीब 1,670 रुपये के आसपास का होगा। यानी कि इस फॉर्मूले से अगर आप अगले 1 महीने के लिए एस्कॉर्ट्स में निवेश करें, ओपन ऑफर में टेंडर करें, तो आपको मुनाफा होना पूरी तरह से तय है। बिल्कुल वरुण, ये तो आप रिसर्च लेकर आए, लेकिन एक बात बताइए, मार्च में काफी ज्यादा महंगाई बढ़ी है, किन किन कंपनियों ने अपने उत्पादों के दाम बढ़ाए हैं? खासतौर पर अगर देखें खाने पीने का सामान, उसमें काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, वजह क्या रही है? देखिए, मार्च का महीना कंज्यूमर के जेब पे काफ़ी भारी पड़ा है, क्योंकि काफ़ी सारी खाने पीने की चीज़ें जो है उनके दाम बढ़ गए हैं। जाहिर सी बात है, कमोडिटी के जिस हिसाब से दाम बढ़ रहे हैं उसके चलते एफएमसीजी कंपनियों को दाम बढ़ाने पड़े हैं, लेकिन इसका सीधा असर कंज्यूमर पे पड़ा है। दूध के दाम देख लीजिए, अमूल और मदर डेयरी ने 2 रुपये के आसपास बढ़ा दिए हैं। इनफैक्ट नेस्ले ने तो अपने दूध के जो दाम हैं उसको 75 रुपीज़ प्रति लीटर से बढ़ा के 78 रुपीज़ प्रति लीटर के आसपास कर दिया है। इन्होंने तो मैगी के भी दाम बढ़ा दिए हैं। 10 से 16% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो मैगी के दाम में की गई है। सिर्फ यही नहीं, नमकीन के भी अगर आप दाम देखेंगे तो 20 से 30 रुपये प्रति किलो के आसपास बढ़े हैं। एडिबल ऑयल के दाम अगर आप देखेंगे तो 4 से 8 रुपये प्रति किलो के आसपास बढ़े हैं। तो अक्रॉस अगर आप एफएमसीजी देखेंगे तो खाने पीने की चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक महंगी हो चुकी है, और जाहिर सी बात है इसका सबसे बड़ा कारण है पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम। अब देखिए, पिछले 2 दिनों में पेट्रोल के दाम जो है, डीजल के दाम जो है उसमें 1.6 रुपीज़ प्रति लीटर के आसपास की बढ़ोतरी हो चुकी है। बल्क डीजल के दाम जो है उसमें करीब 25 रुपये प्रति लीटर के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी के दाम भी अगर आप देखेंगे तो तमाम जो सीएनजी कंपनीज है उन्होंने बढ़ा दिए हैं। एलपीजी के दाम बढ़े हैं। तो सही सी बात है, इसका सीधा असर जो है वो खाने पीने की चीज़ों पे पड़ा है, और इसके लिए आपने देखा है कि पिछले 1 महीने में खाने पीने की चीज़ें जो है उनके दाम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, और इसका सीधा असर जो है वो आपके जेब पे पड़ने वाला है। वरुण, महंगाई का मार्च तो है ही ये, कमोडिटीज के भी दाम बढ़े, सीमेंट स्टील भी महंगा हुआ है। देखिए, बढ़ते कमोडिटी के दाम जो है उसका असर सिर्फ खाने पीने की चीज़ों नहीं, बल्कि अगर आप देखेंगे तो सीमेंट, स्टील, रियल एस्टेट पे भी देखने मिला है। क्योंकि अगर आप देखें तो स्टील कंपनियों ने भी अपने दाम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल जैसी कंपनी जो है उन्होंने 1250 से 1500 रुपये प्रति टन के आसपास अपने जो स्टील के दाम है उनको बढ़ा दिया है। हिंडाल्को को अगर आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम के जो उत्पादक है उसके दाम में 7% के आसपास की बढ़ोतरी इन्होंने कर दी है। सीमेंट में अगर आप देखेंगे तो खासकर दक्षिण भारत में देखिए, प्रति 50 किलो की जो बोरी होती है उसमें 15 रुपये के आसपास की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा पेपर देखिए, रियल एस्टेट देखिए, तमाम सेक्टर्स जो है, तमाम कंपनियां जो है उन्होंने कमोडिटी के जो बढ़ते दाम है उसके चलते अपने अपने दाम जो है उसमें बढ़ोतरी कर दी है। आइए अब आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव बातचीत। देश में बढ़ते निवेशकों की संख्या से अगले 2 से 3 साल में सिर्फ बाजार का ही बोलबाला रहेगा। सी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से खास बातचीत में मार्केट दिग्गज रामदेव अग्रवाल ने कहा कि न क्रिकेट और न ही बॉलीवुड, देश में सबसे बड़ा धर्म होगा बाजार। ये देखिए, अभी नए नए लोग आए हैं बहुत। 40 पहले 4 करोड़ लोग थे 2 साल पहले, अभी हो गए 9-10 करोड़, और मेरे को लगता है ये हो जाएगा 25 करोड़ अगले 3 साल में। 25 करोड़ उसके बाद भी जर्नी चालू रहेगी, लेकिन ये जो है रैपिड होगा। दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सेकेंड, मेरे लगता है सबसे बड़ा रिलीजन 2 से 3 साल के अंदर विल नॉट बी क्रिकेट, will not be religion itself, it will be stock market. एक मिनट
इसको थोड़ा बोल्ड में अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कॉमास में फिर से बोलिए। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बात है। इंडिया का सबसे बड़ा रिलीजन 3 साल में इट विल बी स्टॉक मार्केट। तो क्लियरली दिस इज अ चेंज, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग कि भाई अब हमारी कंट्री हमारे पैसे से बनेगी। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। यहां तक कल के बाजारों का सवाल है 17,000 17,100 अब बाजार के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे जाने पर ही कमजोरी का पहला संकेत आएगा और ऊपरी तरफ 17,350 17,450 रुकावट की है जगह। लेकिन संकेत कल जो आपको देखने, सबसे पहले देखते हैं अमेरिकी बाजारों से किस तरह के संकेत आते हैं। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 75-80 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे, तो वो तो नजरें होंगी। कच्चा तेल, अमेरिका की बॉन्ड यील्ड, रशिया यूक्रेन का अपडेट, ढेर सारे ग्लोबल फैक्टर्स हैं जिन पर नजर रहेगी, और साथ ही बाइडेन साहब की तरफ से आने वाले स्टेटमेंट और बाकी नेताओं की भी। ये तो बाहर के ट्रिगर्स हो गए। हमारे अपने ट्रिगर्स कल इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि हफ्ते की एक्सपायरी है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आज जो तेज बिकवाली हुई, मुनाफा वसूली हुई, क्या एफआईज फिर से जोर से बेचते हुए दिखें? यदि हाँ, तो फिर एक्सपायरी के दिन थोड़ा ऊपर के लेवल पर सावधान होना ही पड़ेगा। अगर नहीं तो फिर एक्सपायरी आपको मजबूती से ऊपर की तरफ आती दिख सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आज की कमजोरी में फिर से पुट कॉल रेशियो आपका थोड़ा हल्का होकर कंफर्टेबल रेंज में आ जाएगा, तो वहां पर आपको निचले स्तरों से सपोर्ट आएगा। तो ऐसा लग रहा है कल भी आज की तरह दोनों तरफ के ट्रेड दिखेंगे। अगर कमजोर शुरुआत हुई तो सपोर्ट लेकर ऊपर आएंगे, मजबूत शुरुआत हुई तो ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग रेंज में आपको बता चुका हूं। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो 35,650 35,750 के आसपास कल मजबूत सपोर्ट रहेगा और ऊपरी स्तरों पर 36,600 36,800 रुकावट की जगह जहां पर रुकना तय है। इस रेंज पर फोकस करके बाजार में आपको कल के लिए करनी है तैयारी। और आइए अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए कहां रखी जाए ऑप्शन स्ट्रैटेजी? जी नमस्कार। देखिए, बाजार में ऊपर के लेवल से उठा पटक देखने को मिल रहा है। कल हमने देखा नीचे के स्तरों से रिकवरी हुई, बट आज फॉलो अप नहीं मिल रहा था। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग है और सिलेक्टिव काउंटर्स यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आने चाहिए। तो यहाँ पे 2 ट्रेड हमें समझ में आ रहे हैं। एक तो रहेगा लोअर स्लैब। आप देखोगे इस काउंटर में बाजार की बिकवाली के बावजूद भी नीचे के लेवल से खरीदारी हो रही थी। बार बार स्टॉक अपने 600 के जोन के ऊपर होल्ड कर रहा था। तो जिस हिसाब से डेटा सेटअप बन रहे हैं, यहाँ पे लगभग 620-625 तक के अपसाइड बनने चाहिए। तो लोअर स्लैब की करंट महीने की 600 की कॉल लेने की सलाह रहेगी, जो लगभग 19 रुपए के आसपास बंद हुई। 12 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और कहीं ना कहीं कॉल ऊपर में 30-31 रुपए के टारगेट दिखा सकती है। वहीं दूसरा ट्रेड रहेगा जिंदाल स्टील। देखिए, मेटल काउंटर में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है और जिंदाल स्टील में लगभग 9 साल का ब्रेकआउट बना है। यहाँ पे लगभग हमारा मानना है कि ऊपर में 535 545 तक के अपसाइड बनेंगे। इसके लिए जिंदाल स्टील के 520 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 11 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, 7 रुपए का स्टॉप लॉस से कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको 19 से 20 रुपए तक के अपसाइड इस 520 की कॉल में देखने को मिलने चाहिए। बिल्कुल, ये तो थी चंदन जी की कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी। बहुत धन्यवाद सर। सिद्धार्थ, आपके पास आ रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए कौन से पिक आज आप बताने वाले हैं? लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक लेके आया हूं वो है आईटी मिड कैप से एम्फेसिस पे खरीदारी की राय है। स्ट्रॉन्ग टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाई विजिबिलिटी है FY23 की, मार्जिन भी 15.5 से 17% की गाइडेंस है। FY22 में काफी जोरदार ग्रोथ देखी गई है पीएस के मुकाबले। तो एम्फेसिस जिसके $335 मिलियन का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, 3900 4,000 से 100 रुपए कम 3900 के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप एम्फेसिस पे खरीदारी कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म खरीदारी एम्फेसिस में करने की सलाह सिद्धार्थ से डानी की। बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ, आप आज हमारे साथ बाजार आज और कल में शामिल हुए।